हेलो। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप सो आप सब एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री, अप्लाइड हिस्ट्री। देखो, ये चैप्टर काफी इजी है। आपका जो ये चैप्टर का नेम है ना, अप्लाइड हिस्ट्री, इसी से आपको पूरा चैप्टर के बारे में पता चल जाता है। दैट मीन्स अप्लाई हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री, हिस्ट्री को अप्लाई किया जाता था या फिर है, तो वो आपका क्या है? अप्लाई हिस्ट्री। हम इसे डीप में भी पढ़ेंगे, क्या इसे कैसे अप्लाई किया जाता है, किन किन पर्सपेक्टिव से इसे अप्लाई किया जाता है, तो हम इसे कवर करने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो हम लोग ने कवर किया था ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। आई रियली होप सो कि आपने पढ़ा होगा। एंड आई थिंक 5 to 4 डेज के बाद हमारा ये क्लास वीडियो आ रहा है। एक्चुअल में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ओके, कोल्ड एंड कफ एज यू ऑल नो, सीजनल। सो नॉट टू वरी, नाउ आई एम फाइन। एंड चलो फिर आज का वीडियो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3, अप्लाइड हिस्ट्री। माय नेम इज नीलिमा रॉय। व्हाट इज दिस अप्लाइड हिस्ट्री? अप्लाइड हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, हर चैप्टर का नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पे मिलता है, ये तो पता है। आप लोग को चैप्टर नंबर 3 का नोट्स मिला है या नहीं मिला है, आई डोंट नो। बट इसे मैं कंफर्म करके, या फिर अगर नहीं भी मिला होगा तो आप लोग को मिल जाएगा आज टेलीग्राम चैनल पे। ओके, शुभम झा क्लास 10 टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। एंड दिस चैप्टर, ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, इसका भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वो बच्चे जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, गो एंड ज्वाइन फास्ट। ओके, चल आज के इस लेक्चर में, दैट इज वन शॉट हम लोग पढ़ते हैं, ये सबको पता है। सिर्फ चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का हमने 2 पार्ट में कवर किया था। ओके, बट उसके बाद हमने देखा ज्योग्राफी का भी सारा 2 वीडियो हमने क्या किया था वन शॉट में। तो ये वाला भी जो आपका लेक्चर होगा ये वन शॉट में होगा। तो ये होल जो चैप्टर है, इसमें 3 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री? सेकंड इज अप्लाइड हिस्ट्री एंड द रिसर्च इन वेरियस फील्ड। मतलब हिस्ट्री को अप्लाई किया जाता है एंड रिसर्च किया जाता है वेरियस वेरियस फील्ड में। कौन से है वो वेरियस फील्ड, वो हम देखेंगे आगे। थर्ड इज अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट। दैट मीन्स कि हम हमारे प्रेजेंट में हिस्ट्री को जो भी अप्लाई किया गया था या फिर अप्लाई किया जाता है, प्रेजेंट में हम कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फर्स्ट टॉपिक। व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री? अप्लाइड हिस्ट्री, हिस्ट्री को कैसे अप्लाई किया जाता है। अप्लाई मतलब होगा कि जब हम कोई भी चीज को बताते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी भी चीज को करते हैं, तो वो हो गया आपका क्या? अप्लाई। तो हिस्ट्री को, हिस्ट्री तो पास्ट है, उसे अप्लाई कैसे किया जाता है? अप्लाई किया जाता है थ्रू दी ओरल, मतलब बताने से। ओरली जब हम बताते हैं, या फिर रिटर्न में, या फिर स्कल्पचर के थ्रू, या फिर इंस्क्रिप्शन के थ्रू, स्टोन्स के थ्रू, ये सारी चीजों के थ्रू जब हम किसी को बताते हैं। अब किसको बताएंगे? वो हम बताते हैं पब्लिक को। किसको बताते हैं? पब्लिक। पब्लिक कौन है? हम जिससे, दैट इज ह्यूमन मीन्स, जो एक मास ऑफ पीपल है, उसे हम लोग जब बताते हैं कोई भी हिस्ट्री, दैट इज नोन एज अप्लाइड हिस्ट्री। इन सिंपल टर्म हम इसे कह सकते हैं, अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज द पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाई हिस्ट्री को क्या कहा जाता है? पब्लिक हिस्ट्री कहा जाता है। अप्लाइड हिस्ट्री इज द फील्ड ऑफ द स्टडी कंसर्न with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future time. Applied history एक ऐसा हिस्ट्री है, एक ऐसा फील्ड है जो आपके प्रेजेंट प्लस फ्यूचर के बारे में क्या करता है? जनरेट करता है, या फिर आप कह सकते हो एक बेनिफिट देता है लोगों को बताने में, लोगों को बताने में। The knowledge of the history is the useful as it can provide the guidance in finding the solution to the contemporary social issues and incorporate them in the social planning. That means कि हम जब हिस्ट्री को अप्लाई करते हैं, तो हिस्ट्री की जो भी नॉलेज है, एक्स वाई जेड, जो भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं? सोशल इश्यूज को सॉल्व करते हैं कंटेम्प्ररी वे में। एंड ऑल्सो जो भी इनकॉर्पोरेट चल रहा है, इनकॉर्पोरेट हो रहा है, उसे सोशल प्लानिंग में हम क्या करते हैं? मदद करते हैं। नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री इज इनिशियल फॉर द पर्पस। दैट मीन्स हिस्ट्री का नॉलेज क्या है? वेरी इसेंशियल है हमारे पर्पस से। दैट मीन्स history is very essential in this today's world, in this today's world। तो अगर कोई आपको पूछ ले कि क्या है आपका ये अप्लाइड हिस्ट्री, तो अप्लाइड हिस्ट्री कुछ नहीं है, एक पब्लिक हिस्ट्री है। ठीक है, ज्यादा आपको नहीं सोचना है, बस सिंपल से जानना है कि अप्लाइड हिस्ट्री क्या है। पब्लिक हिस्ट्री है जो आम जनता को हम बताते हैं हिस्ट्री के बारे में। लाइक कल
15 अगस्त था, हमने इंडिपेंडेंस डे, दैट मीन 1947 में हमारा कंट्री आजाद हुआ था, हमने देखा नहीं था, राइट। बट हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, हम इंडिपेंडेंस डे को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बट क्यों करते हैं, क्योंकि 1947 में इंडिया क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, जिसके कारण से हम सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज ऑल्सो एन अप्लाइड हिस्ट्री, वो भी हमारा क्या है, अप्लाइड हिस्ट्री, पब्लिक हिस्ट्री है, वो भी क्या है, पब्लिक हिस्ट्री है। तो यहाँ पे दो आपको जो वर्ड्स है, काफी थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एज पर दिस स्लाइड, ओके। दैट इज, फर्स्ट वन इज कंटेम्पररी। व्हाट डू यू मीन बाय कंटेम्पररी? एक्चुअली जब भी हम कोई भी चीज ना बिलोंग या फिर रिलेट करते हैं किसी और चीजों से, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 1947 में क्या हुआ था, देश आजाद हुआ था। तो 1947 को हम इंडिपेंडेंस डे को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं एज आजादी थे। तो वो आपका क्या हो गया, कंटेम्पररी, बिलोंगिंग टू दी सम टाइम और समबडी, बिलोंगिंग टू सम टाइम और समबडी। या फिर दूसरा जो आपका वर्ड है, इसमें आपका यहाँ पे मुझे और कोई हार्ड वर्ड दिख रहा है क्या? और तो मुझे ऐसा कोई हार्ड वर्ड नहीं लग रहा, ओके। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को? तो कमेंट में ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि मैम हार्ड वर्ड को भी थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो वो मैंने आपको कर दिया। मुझे जहां तक लगा कि हाँ, इस पैराग्राफ में हार्ड वर्ड है, वो मैंने आपको बता दिया है। हेलो सुपर लर्नर्स, आप लोगों के लिए एक ऑफर चल रहा है, अनअकैडमी एक्सलरेट। इस ऑफर में आप सेव कर सकते हो अप टू 28% ऑन योर महाराष्ट्र बोर्ड प्लस सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आपको मिलता है एक्सटेंशन अप टू 3 मंथ्स। ये जो ऑफर है दैट इज वैलिड टिल अगस्त 19, तो 19 अगस्त तक आप इसको ले सकते हो। अब किस तरीके से बेनिफिट है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक अगर आप एक 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, और अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। करंट प्राइजेस जो है सब्सक्रिप्शन के वो इस तरीके से है, जो टोटल वैल्यू होगा, मतलब 6+1 या फिर 18+3 जोड़ के वो टोटल वैल्यू इतना मिलता है। बट व्हाट यू आर एक्चुअली पेइंग इज दिस अमाउंट विच इज फार लेस, एंड यू आर सेविंग अप टू 28% और 23%, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा ड्यूरेशन के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। प्यारे बच्चों, आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जो कोड का इस्तेमाल करोगे वो है SJ Super 10। द ब्यूटीफुल पार्ट इज कि इस कोड को डालते ही आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इस कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ये कोड भी लिखा हुआ है SJ Super 10। सारी चीजें एज इट इज डालनी है, कोई भी स्पेस नहीं यूज करना है। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे काफी सारे फ्री लाइव क्लासेस भी लेता हूँ। यू कैन सी माई प्रोफाइल हैज क्रॉस्ड 5 मिलियन वॉच मिनट एंड देयर आर लाइक 20K प्लस, ये तो अभी मैंने अपडेट नहीं किया, 20K प्लस लर्नर्स, फॉलोअर्स जो मुझसे सीख रहे हैं। तो आप भी आकर के मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। एंड इस ऑफर का बिल्कुल फायदा उठाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। ऑल द बेस्ट एंड द कोड इज SJ Super 10। हैप्पी लर्निंग। चलो, सेकेंड टॉपिक हम पढ़ते हैं। व्हाट सेकेंड इज अप्लाइड हिस्ट्री एंड द रिसर्च इन वेरियस फील्ड। हिस्ट्री को अप्लाई किया गया था, पब्लिक हिस्ट्री को बताया गया था, एंड उसे वेरियस फील्ड में हम कैसे अप्लाई करके हिस्ट्री को पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते। चलो, so various type of fields is the philosophy, the science, the technology, industry and commerce, management studies and arts. These are the 6 various fields through which we study the applied history, or we can say that these are the research of the various field in the various field. Philosophy के थ्रू भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, अप्लाइड हिस्ट्री को जानते हैं। साइंस के थ्रू हम जानेंगे कि अप्लाइड हिस्ट्री, पब्लिक हिस्ट्री, मतलब अप्लाइड हिस्ट्री को चलो हम जनरली कहते हैं पब्लिक हिस्ट्री, ठीक है। अभी मैं कभी भी अगर बोलूँ ना आपको कि पब्लिक हिस्ट्री, तो आप लोग अप्लाइड हिस्ट्री समझना, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हम पब्लिक हिस्ट्री को कैसे पढ़े, पब्लिक के थ्रू हम टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप किए। साइंस एंड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में हम कैसे पब्लिक के थ्रू पढ़े। एंड मैनेजमेंट एंड स्टडी पब्लिक हिस्ट्री ने, मतलब पब्लिक ने कैसे मिलकर के मैनेजमेंट एंड स्टडी को जाना, ओके, मैनेजमेंट स्टडी को जाना, उसे अप्लाई करने के लिए सीखा। नेक्स्ट इज दी आर्ट्स। आर्ट्स आपको पता है, ड्राइंग के थ्रू हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को पहचानते हैं। आज अगर आपके घर पे कोई भी आर्किटेक्ट है या फिर कोई भी आप जान लो आर्ट है, तो आप क्या बोलोगे कि हमारा पूर्वज का है, तो दैट इज हमारा हेरिटेज है, जो हमें विरासत में मिला था। चलो, अब हमें से एक एक पॉइंट हम करके देखते हैं, ओके। 6 वेरियस रिसर्च।
सिक्स्थ वन इज दी ह्यूमैनिटीज, सिक्स्थ वन हमारा ह्यूमैनिटीज आता है। चलो पहला हम लोग देखते हैं फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मतलब जब भी हमें कोई डीप डेप्थ में कोई भी चीज बताता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका फिलोसॉफी में, द हिस्ट्री ऑफ द फिलोसॉफी हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ द वेरियस आइडियोलॉजी। हमारी जो फिलोसॉफी है वो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हम ये वेरियस आइडियोलॉजी से कैसे ओरिजिन करते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप जो बुक पढ़ते हो हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री आपको कैसे रिलेट करता है उसकी ओरिजिन से, वो आपका क्या है, फिलोसॉफी के थ्रू आपको बता रहा है। इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन giving rise to those ideologies and the historical development, that means intellectual के through। intellectual का मतलब क्या होता है, जब भी हम कनेक्ट करते हैं किसी कनेक्ट विद अ पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन के साथ हम कनेक्ट करते हैं उसकी थिंकिंग के थ्रू, उसकी थिंकिंग के थ्रू, तो वो आपका क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया। मतलब अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ फिलोसॉफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो आप रिलेट करते हो कि अच्छा ऐसा हुआ था ना, मतलब इमेजिनरी के थ्रू आप क्या करते हो, रिलेट करते हो बाय ऑडियो, मतलब मेरी कहने की वजह से आप क्या कर रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, दैट इज एन ऑल्सो फिलोसॉफी। तो जब भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ था तो एक आपका वेरियस आइडियोलॉजीज की वजह हुआ था। अब ये आइडियोलॉजीज कौन है, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में भी, वेरियस आइडियोलॉजीज, ओके। दैट मीन्स वेरियस जो आपके डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर्स आके गए, साइंटिस्ट थे, या फिर आप कह लो जो भी हमारे आइडिया देकर गए कि यस ऐसा हिस्ट्री में हुआ था, कुछ बता के गए, वो हमारे एक आइडियोलॉजिस्ट थे। सेकेंड पॉइंट इज द फिलोसॉफी नीड्स लैंग्वेजेस एज एन मीडियम। अब ये फिलोसॉफी के हम कैसे समझेंगे, फिलोसॉफी तो ये समझ में आ गया कि यस किसी ने कुछ बताया है डेप्थ में, तो वो हमारा फिलोसॉफी हो गया। बट इसे समझते, बताया तो है बट हम समझेंगे कैसे, तो एक लैंग्वेज के थ्रू। तो लैंग्वेज आपका क्या है, एक मीडियम है। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, आई एम नरेटिंग इन हिंदी, ओके, तो आप या फिर इंग्लिश में, तो मैं आपको क्या करूँ कि एक नरेशन में क्या आ रहा है मेरा, बीच में जो जिसके थ्रू आप समझ पा रहे हो मेरे वर्ड्स को, वो आपका क्या है, लैंग्वेज है। तो वैसे ही फिलोसॉफी को समझने के लिए उसके लैंग्वेजेस के थ्रू हम क्या करते हैं, समझते हैं। इन द ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी एक्सप्रेशन, नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेजेस प्रूव्स यूजफुली। मतलब फिलोसॉफी के एक्सप्रेशंस को जानने के लिए हम क्या करते हैं, हिस्ट्री के लैंग्वेजेस को क्या करते हैं, नॉलेज करते हैं। मतलब हमें पता रहता है, तभी हम क्या करते हैं, फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन के थ्रू पढ़ते हैं। आप बुक्स पढ़ते हो, सिर्फ और सिर्फ कोई भी नॉवेल पढ़ते होगे तो आप क्या करते हो, रीड करते हो। रीड करने के बाद आप क्या करते हो, उससे नरेट करने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो, उसके फ्लो में आप मतलब लिखा जो है उसके फ्लो में आप जाना चाहते हो, समझने की कोशिश करते हो। आप कैसे समझते हो, उसके एक्सप्रेशन के थ्रू। लिखा हुआ तो है हिंदी या इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेजेस में, बट आप क्या करते हो, उसका एक्सप्रेशन जानने की कोशिश करते हो, इमेजिनरी, ओके। तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया फिलोसॉफी। सेकेंड आता है साइंस के थ्रू। चलो साइंस के थ्रू हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज द हिस्ट्री ऑफ द साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन एंड थ्योरीज। साइंस की जो हिस्ट्री है हमें मदद करती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब क्रोनोलॉजिकल 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ये ऑर्डर जो फॉलो होते जा रहा है वो आपका क्रोनोलॉजिकल साइंटिफिक ऑर्डर, एंड ऑल्सो उसकी डिस्कवरीज के बारे में, इन्वेंशन के बारे में, थ्योरीज के बारे में लॉजिकल वे में हेल्प करती है हमें समझने में। लाइक आपके न्यूटन के लॉ जब आप पढ़ते हो तो वो आपको, आप अभी पढ़ रहे हो, आपके पास जो आप 10th में हो, 10th के बाद जो 9th के बच्चे आएंगे वो जब पढ़ेंगे तो वो एक क्रोनोलॉजिकल वे को फॉर्म किया जा रहा है। आप जो भी चीज अभी आप 10th में पढ़ रहे हो, ये सेम आप 11th एंड 12th में इसे रिलेट करके पढ़ोगे, तो रहेगा टॉपिक वही रहेगा, बट क्या होगा, थोड़ा डेप्थ में आप पढ़ोगे, तो वो आपका क्या हो गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। तो साइंस हमें मदद करता है, साइंस हिस्ट्री में साइंस हमें क्या मदद करता है कि एक क्रोनोलॉजिकल वे में हमें पढ़ने के लिए क्या क्या चीज, डिस्कवरी को फाइंड करने के लिए, इन्वेंशन को एंड थ्योरीज को। सेकेंड पॉइंट इज इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन दैट लेड टू दोज डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। ये जो कॉज एंड इफेक्ट है चेन का, कौन सी चेन का, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन का, ये हमें समझने में मदद करती है। डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन हुई, डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशन हुई, ओके, तो इसके कॉज क्या थे, इफेक्ट्स क्या थे, ये हमें समझने में हेल्प करती। इट सेड दैट द नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये सब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि
नीड क्या है? मदर ऑफ इन्वेंशन है। आज हमें अगर कोई भी चीज चाहिए तो हम क्या करते हैं, वो हमारी नीड होती है। तो हमें जब चाहिए होता है कोई चीज तो हम क्या करते हैं, उसे इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज हो तो इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमें कोई भी चीज का जरूरत पड़ेगा तभी हम उसके पीछे, ठीक है, हम जब जरूरत पड़ता है तभी हम करते हैं वो चीज। दिस एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज। ये सारी चीजें जो है आज के डेट में हमें उतना नहीं सोचना पड़ता है एज कम्पेयर टू पहले के टाइम में जो भी डिस्कवरीज या इन्वेंशन हुआ था। बस हम उसे रिलेट करके क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं। The knowledge of the history of the science help us to understanding the factors that facilitates the scientific discovery, invention and also its chronological way. That means कि जितने चीजें अभी मैंने आपको कहा था कि साइंटिफिक नॉलेज ऑलरेडी था, उसे हम क्या करते हैं, समझते हैं। हम उसे न्यू इन्वेंट नहीं करते, वही चीजों को क्या करते हैं, रिलेट करके। न्यूटन के मतलब उसके सर पे एप्पल गिरा था तो हमने ये नहीं बोला था कि अच्छा मैंगो ऑरेंज, चलो कुछ और गिरा के देखते हैं। नहीं, वही चीजों को हम क्या करते, गिरा था तो उसी को हम पढ़ते रहते हैं, लॉ लगाते रहते हैं, लॉ के बारे में पढ़ते रहते हैं। दैट मीन्स क्रोनोलॉजिकल वे में हम उसे पढ़ते रहते हैं। ये आपके 6 पॉइंट्स है इन दी साइंस। चलो थर्ड आपका आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या हो गया कि नए नए आविष्कार होते हैं और टेक्नोलॉजीज के अंदर नई नई चीजें आती है in the world, in this globalization. So the history of the technological help in understanding the change and the cause of the agriculture production, commodity production, architect and the engineering and etc. मतलब आपकी जो हिस्ट्री की टेक्नोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो क्या होती है, चेंज होते रहती है। टेक्नोलॉजीज हमेशा क्या होता है, वेरी होते रहता है, न्यू टेक्नोलॉजीज आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये फोन, ओके, तो पहले फोन क्या होता था, पहले फोन तो था ही, ठीक है, बाद में आया टेलीफोन जैसा। फिर टेलीफोन क्या हमने देखा, वो छोटा सा फोन आया था कीपैड वाला। फिर उसके बाद आपका आया थोड़ा स्मार्टफोन। फिर उसके बाद स्मार्टफोन से थोड़ा आईफोन की तरफ हम चले गए, ज्यादा स्मार्ट, स्मूथ फोन, स्मूथ टच, वो आपका क्या हो गया। हम टेक्नोलॉजीज क्या हो रही है, वेरी हो रही है टाइम टू टाइम। तो जैसे आज के टाइम में एग्रीकल्चर पहले जैसे हुआ करती थी, आज के टाइम में चेंज हुई है टेक्नोलॉजीज के थ्रू। टेक्नोलॉजीज आजकल ज्यादा आया है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन में हेल्प होती है। कमोडिटीज प्रोडक्शन, आज के डेट में आप देखोगे पैकेट जो भी गुड्स सेल होते हैं वो अच्छे से पैकेजिंग होता है। एंड नंबर ऑफ गुड्स जो है वो पैकेज में आजकल ज्यादा हम लोग को मिलता है। इंस्टेंट, कोई भी चीज इंस्टेंट बन जाए, 2 मिनट में मैगी, ऐसा नहीं होता, 2 मिनट में नहीं बनता है, उसको टाइम लगता है। 2 मिनट में कौन सी मैगी बनती है, वो जो केटल में आप जब पानी को गर्म कर लो, वो डाल दो, ऐसे कप वाला जो मैगी रहता है जिसमें इंस्टेंट बनता है, उसमें डाल दो, 2 मिनट में बन जाएगा। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है, चीजें इंस्टेंट में हो रही है। सो वी कैन से कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, कमोडिटी के प्रोडक्शन में, आर्किटेक्ट में, इंजीनियरिंग में, ये सारी चीजें अब हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर दी म्यूचुअल इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दैट मीन्स कि हमारे जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन हुए थे या डिस्कवरीज हो रहे हैं, वो आपका क्या है, एक म्यूचुअल डिपेंड है एक दूसरे पे, टेक्नोलॉजीज पे, ठीक है। कौन है एक दूसरे पे डिपेंडेंट, डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट एक दूसरे पे क्या है, म्यूचुअल डिपेंडेंट है। द नॉलेज ऑफ द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी was very important at the very step from mankind of these tools एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस इन द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। जैसे आप देखोगे पहले के टाइम में जब मैनकाइंड में आप जब देखने के लिए जाओगे, यू कैन से इन दिस स्टोन एज पीरियड, तो वहां पे क्या होता था, लोग ऐसे स्टोन्स को रफ करते थे, 1-2 स्टोन्स को, एंड फिर आग जलती थी। बट आज के टाइम में हम क्या करते हैं, हमारे जो गैस स्टोव्स है उसमें क्या होता है, और ऑटोमेटिक लाइटर होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक लाइटर। तो आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी कितना डेवलप हुआ है। पहले स्टोन्स को रफ करते थे तब आग जलता था, बट आज के टाइम में आप जब वो ऑटोमेटिक जो आपका आ गया है गैस स्टोव्स, उसके आप ओपन करोगे तो ऑलरेडी आग जलने लगता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि आज की डेट में
टेक्नोलॉजीज कितना फॉरवर्ड आगे जा रहा है. लेटर द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस प्रमोटेड द मैकेनिज्म ऑफ मैकेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन. दैट मीन्स आज के डेट में जितने भी साइंस पहले जो प्रमोट हुई थी वो एक मैकेनाइजेशन के थ्रू क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है. मैकेनिकल मतलब मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन हो रही है. पहले हैंडमेड सारी चीजें होती थी बट अब मशीन्स के थ्रू क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है. इट इज नेसेसरी टू नो द नॉलेज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनाइजेशन एंड द म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. दैट मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब आपका हो गया डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड आपके टेक्नोलॉजी के बीच में क्या है, म्यूचुअल डिपेंडेंस है. दैट मीन म्यूचुअल एक दूसरे के साथ वो काम करते हैं. ठीक है, और ये काम कैसे करते हैं, मशीन्स को इन्वेंट करके, डेवलपमेंट ऑफ मशीन्स. तो ये हो गया आपके 5 पॉइंट इन दी टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट आते हैं हम इंडस्ट्री एंड दी कॉमर्स के टॉपिक पे. दिस फील्ड ऑफ द म्यूचुअल सोशल ट्रांसेशन expands with the growth of industry and the trade. It promotes the continuous development of network of the cultural interaction. देखो आज के टाइम में इंडस्ट्रीज और कॉमर्स मतलब इंडस्ट्रीज जहां पे गुड्स बनते हैं, कॉमर्स जहां पे मार्केटिंग हुआ करती है, ये दोनों के बीच में भी एक क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. किसके थ्रू, सोशल के थ्रू. दैट मीन्स पब्लिक की डिमांड जब आती है तभी इंडस्ट्रीज और कॉमर्स आज की डेट में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है. तो आज के डेट में जितनी भी इंडस्ट्रीज या ट्रेड आज ग्रोथ पे जा रही है तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ सोशल ट्रांजैक्शन की वजह से. तो ये आपका क्या है, ये प्रमोट कर रही है आपके डेवलपमेंट को, कल्चरल डेवलपमेंट इंटरेक्शन को क्या कर रही है, डेवलप कर रही है. इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड द कॉमर्शियल मैनेजमेंट. मतलब ये आपका एक इंटीग्रल पार्ट है इंडस्ट्रियल एंड द कॉमर्शियल मैनेजमेंट का. The nature of the market and the commerce has continued to change. That means market और commerce क्या होता है, continue change होते रहते हैं. According to the nature of the human relation and the social organization has also continued to change. ह्यूमन का रिलेशन और आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन का रिलेशन एक दूसरे के साथ जो भी रिलेशन है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट जो एनजीओ वगैरह ऑर्गेनाइजेशन जो बन रहा है पब्लिक के लिए, वो भी क्या होते रहता है, कंटिन्यू चेंज होते रहता है. रिलेशन भी चेंज होता है एंड रिलेशन वेरी होता है ना. लाइक ऐसा तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई आप एक के साथ जो रिलेशन रखते हो आपका नेक्स्ट आपके लिए कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है. मतलब रिलेशन क्या होता है, वेरी होते रहता है. लाइक मदर, पहले वो एक डॉटर थी, ठीक है, वुमेन एक लड़की, एक मतलब आप कह लो एक गर्ल थी, गर्ल के बाद वुमेन मतलब वुमेन, डॉटर, वाइफ. तो ये क्या हो रहा है, उसका रिलेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है लोगों के साथ. एंड ऑल्सो वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, नए नए आते रहते हैं. इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड टू स्टडी दी हिस्ट्री ऑफ द कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. हमें आज की डेट में हिस्ट्री के कल्चर के बारे में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ऐसा कहा जाता है इन दिस टॉपिक. ओके, तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा फोर्थ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैनेजमेंट स्टडीज. फिफ्थ टॉपिक मैनेजमेंट स्टडीज इज दैट इज कि चीजों को कैसे मैनेज किया जाएगा. इतनी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और कॉमर्स जो आजकल चल रही है, इसको मैनेज करना, मतलब मैनेज करोगे तभी तो चीजें आगे चलेगी. ओके, मैनेज नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज कैसे आगे फॉरवर्ड होगा. तो इसे मैनेज करने के लिए भी स्टडी करना पड़ता है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द चेन ऑफ द प्रोडक्शन सच एज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिलेशन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज द चेन मार्केट एंड दी सेल्स मार्केट. मतलब आज के डेट में जितने भी मैनेजमेंट स्टडीज हो रहे हैं, ये हमें बस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप चेन प्रोडक्शन जो हो रहा है उसकी चेन जो जा रही है, चेन जो एक रेंज में जा रही है, वो प्रोडक्शंस के थ्रू जा रही है. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, नीड बढ़ रहा है, तभी तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है. ह्यूमन के रिसोर्सेस के ऊपर बढ़ रहा है एंड ऑल्सो प्रोसेस हो रहा है प्रोडक्शन में, एंड एज वेल एज
मार्केट की चेन क्या हो, मार्केट की चेन भी ग्रोथ हो रही है, ओके, मार्केट की चेन बन रही है एंड सेल्स का मैनेजमेंट हो रहा है, मतलब चीजें बिक भी रही है। तो बिकेगी चीज कब, जब बनेगी कब, जब लोगों का डिमांड आएगा। लोगों का डिमांड कैसे आएगा, जब उसका नीड होगा, जब मीन्स होगा उसका, ठीक है, मीनिंग होगा कुछ उसके लाइफ में कि इस प्रोडक्ट का, तभी वो डिमांड करेगा। नीड वांट में आएगा, वांट डिमांड करेगा, तभी आपका क्या होगा, इंडस्ट्रीज तक बातें जाएंगी, इंडस्ट्रीज तक बातें जब जाएंगी तभी जाकर के प्रोडक्शन होगा तभी तो सेल्स होगा। तो ये आपका एक क्या है, विल्स कह लो या फिर चेन कह लो, ये फॉलो होते रहता है। ओके, विल्स कह लो ताकि गोल 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 घूमे, या फिर चेन कह लो कि चलते रहेगा ये आपका। It is an essential to have a knowledge of similar functional system of the past। मतलब ये आपका एक नॉलेज बता रहा है कि ये फंक्शनल सिस्टमैटिक वे में क्या हो रहा है, पास्ट के बारे में रिलेट करके प्रेजेंट क्या हो रही है, चल रही है। In order to achieve it, understand of the social and the economic institution that support the industrial and the commercial purpose is important। That means कि आज के टाइम में सोशल और इकोनॉमिक दोनों की इंपॉर्टेंस की वजह से इंडस्ट्री और कॉमर्स क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। ओके, इंपॉर्टेंट बढ़ रही है। द नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री इज दिस रिगार्ड मेक्स द मैनेजमेंट ऑफ एट द वेरियस लेवल्स इजियर। दैट मीन्स कि आप जब मैनेजमेंट की स्टडी करते हो तो आपको चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं मैनेज करना। आपको पता रहता है आपके लाइफ में, लाइक आप मॉर्निंग टू नाइट आपका जो स्केड्यूल होगा, जब आप उसे प्रॉपरली मैनेज करोगे कि सुबह क्या करना है, शाम में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, रात में क्या करना है, तो आपके लिए वो इजी होगा चीजों को काम करना। आपके लिए क्या होगा, कंप्लीट करना थोड़ा आसान हो जाएगा, उसकी प्रोसेस में जाना थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट। सिक्स्थ इज द आर्ट मीन्स ड्रॉइंग के थ्रू। It is important to understand the development of the various art forms with the help of the style of expression। जब भी हम कोई आर्ट को देखते हैं या फिर आर्ट कोई भी अगर ड्रॉ करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी आर्ट क्या आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक स्टाइल को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई भी लाइक जैसे गणेश जी का आप आर्ट बना रहे हो तो वो आर्ट आपको क्या बता रहा है कि यस ये आपका डिवोशन के थ्रू क्या कर रहा है, आपको रिलेट कर रहा है। आप अगर खरीद रहे हो तो डिवोशनली आपको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सो दिस फाउंडेशन इन द फॉर्म ऑफ द इंटेलेक्चुअल इमोशन कल्चरल ट्रेडिशन मीन्स कि ये आपका एक ऐसा ट्रेडिशन है या फिर कह लो इमोशनली एंड कल्चरली आपका एक ट्रेडिशन है, क्योंकि हम ये पास्ट पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे हमने पॉट्स देखा, प्लेट्स देखा या फिर हाउस देख रहे हैं, आज के टाइम में मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, हेरिटेज जितनी भी हम देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये एक आर्ट है। ये ड्राइंग के थ्रू, एक आर्ट के थ्रू हम अपने आप को रिलेट कर रहे हैं या फिर पास्ट के बारे में पढ़ भी रहे। द की टू एक्सप्रेस इन एनी आर्ट फॉर्म द इमोशनल temperament of the artist and the development of the history perspective art of an understood with the help of the cultural हिस्ट्री। दैट मीन्स कि आज के टाइम में कोई भी आर्ट हो जाए वो आपका क्या है, एक आपके इमोशन को रिलेट करता है एंड ऑल्सो हिस्ट्री को भी, जितने भी हिस्ट्री थे वो आपको आज के प्रेजेंट में डेवलप करने की कोशिश करता है। पहले के टाइम में हम देखते थे अच्छा स्टोन्स, कॉइन्स, ये सारी चीजें थी, तो अब हम क्या करते हैं, कॉपर के प्लेट्स, पहले के टाइम में लोग उसी में खाते थे, बट अब देखोगे तो उसका नंबर ऑफ रेशियो थोड़ा कम हो गया है। पहले के टाइम में सोने के जितने डिमांड थे आज के टाइम में कम हो गए हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका वेरिएशन हो रहा है, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, इंपॉर्टेंस उसके बारे में बताता है। चलो, तो ये आपका आर्ट्स हो गया। नेक्स्ट आता है 7th पॉइंट, दैट इज ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज इज जस्ट एंड ह्यूमैनिटीज आपको ह्यूमन के लैंग्वेजेस, कल्चर, रिलीजियस एंड ट्रेडिशन, ये सारी चीजें के बारे में बताई जाती है। Humanities include the disciplines of the history, archaeology, sociology, anthropology and political science and economy। ह्यूमैनिटीज आपको क्या कर रही है, हिस्ट्री के बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में, आर्थ्रोपोलॉजी के बारे में एंड पॉलिटिकल साइंस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में आपको डिसिप्लिन करी, मतलब बता रही है।
ओके, ऑल द डिसिप्लिन्स आर सपोज टू हैव द ओरिजिन इन फिलोसफी। ये जो डिसिप्लिन है ये फिलोसफी से, फिलोसफी कैसे पहले के टाइम में जितने भी आइडियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया, तभी हमें आज के टाइम में समझ में आया। Ancient people all over the world try to speculate in order to understand the relation between the universe and the human existence. Ancient people ने हमें बताया और वो ट्राई किए बताने का कि आपका जो यूनिवर्स और आप ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है दोनों क्या है, एक दूसरे को क्या, एक दूसरे का क्या है रिलेशन है। तो ये जो दुनिया है, दुनिया में जितने भी लोग हैं, लोग का क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेशन है। It gives the rise to the various mythology stories, but about the origin of the world, the universal order, human life, gods and goddess rituals, and the फिलोसॉफिकल एक्सपांशन। दैट मीन्स ह्यूमैनिटीज आपको एक मिथोलॉजी के बारे में, मिथ के बारे में, मिथ की स्टोरीज के बारे में बताता है, जिसके थ्रू हम अपने आप को क्या करते हैं, इस यूनिवर्स का मानते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यूनिवर्स का मानते हैं, यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो ह्यूमन के लाइफ के, एक दूसरे की लाइफ के बारे में हम इतना क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि हम क्या है, ह्यूमन है, और ये हमारे अंदर एक एक्टिविटी है, दैट इज एंड ह्यूमनिटीज है। ओके, भगवान गॉड हो जाए, जो भी गॉड को आप मानते हो, हम उसे उनके तरफ क्यों इतना अट्रैक्ट रहते हैं, क्योंकि उनका रीजन क्या है, हम एक ह्यूमन है। ह्यूमन का रिलेशन यूनिवर्स और ह्यूमन की लाइफ में क्या है, एक दूसरे का एग्जिस्टेंस है। दैट मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, रिलेशन है कुछ। सो रिचुअल्स, फिलोसॉफिकल, ये सारी चीजें फिलोसॉफी में बताई गई थी। दैट मीन्स वेरियस आइडियोलॉजीज ने हमें बताया है, आइडियोलॉजिस्ट ने बताया। The roots of the philosophical pondering are found in this mythological story. That is कि आपका जो ये भी philosophical जितनी भी बातें थी, ये आपका एक रूट है मिथ के स्टोरी को बनाने की, मिथ की स्टोरी से रिलेट करने के लिए। The only the historical knowledge can help us to understand the development state. एक आपका हिस्टोरिकल नॉलेज है, मतलब हिस्ट्री के बारे में जब भी हम लोग को पता होगा तभी हम क्या करेंगे, आगे चीजों को डेवलप करेंगे। आज ऐसा है, पहले ऐसा था, तो हम फ्यूचर में और ज्यादा डेवलप करेंगे। दैट मीन्स नॉलेज के थ्रू हम क्या करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका 6 रिसर्च हो गया वेरियस फील्ड में इन एंड पब्लिक हिस्ट्री, इन एंड पब्लिक हिस्ट्री। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कल्चरल एंड द नेचुरल हेरिटेज। मतलब कल्चर और नेचर दोनों जो हमें विरासत में मिला है, कल्चर और नेचर दोनों जो हमें विरासत में मिला है। हेरिटेज का मतलब हो गया जो हमें विरासत में मिलता है। चल, कल्चर हेरिटेज, दैट मीन्स कल्चर आपका जो भी आपका आपके आसपास जो भी चीजों को आप फॉलो करते हो सिस्टमैटिक वे से, ठीक है, तो वो आपका क्या, क्रोनोलॉजिकल वे में, तो आपका क्या होगा, कल्चर। तो कल्चर हेरिटेज आपके 2 फॉर्म के हो सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स टेंजिबल भी हो सकता है एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिससे हम टच करेंगे, और इनटेंजिबल हो गया जिसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ओरल, मतलब हम फील करके उसे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग देखते हैं टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में, जिसे हम देख सकते हैं। तो एक चीज जो हम लोग को कल्चर में जो मिला था, ठीक है, कल्चर के थ्रू हमें मिला था, वो जिसे हम छू सकते हैं, वो हमारा क्या है, एंशिएंट साइट्स हो गया, जो भी हमारे एंशिएंट फोर्ट्स, ताजमहल, जितनी भी चीजें हैं एंशिएंट, वो हम जब जाते हैं टच करते हैं ना, हम टच कर सकते हैं उसे। बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट, जो लिखी हुई चीजें हैं, एंड स्कल्पचर्स, पेंटिंग, ये सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो जो भी चीजों को हम टच कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और जिसे हम नहीं टच कर सकते, जैसे जो भी चीजें हमें ओरली बोली गई है, लाइक हम जो भी लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी इज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, ओके, एंड वहां का मदर टंग है, राइट। तो मदर टंग जो आपका है, ये आपका क्या है, ओरली आपको एक हेरिटेज में है, आपका क्या है, वो कल्चर हेरिटेज है। तो ओरल ट्रेडिशन जो आपका हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, वो आपका क्या होगा, कल्चरल हेरिटेज हो गया। ट्रेडिशन, वो भी ट्रेडिशन को हम फॉलो करते हैं, वो भी आपका कल्चरल हेरिटेज। बट वो कौन सा कल्चरल हेरिटेज है, वो है आपका इंटेंजिबल। हम बोलते हैं बट हम बोलने को टच नहीं कर सकते, राइट। हम
ट्रेडिशन को फॉलो कर सकते हैं बट हम ट्रेडिशन को टच नहीं कर सकते। सोशल कस्टम एंड रिचुअल्स जो भी हम फॉलो करते हैं, लाइक फेस्टिवल्स जो भी हम सेलिब्रेट करते हैं, सिस्टम्स ऑफ परफॉर्मिंग द आर्ट्स को जो भी हम ड्रॉ करते हैं, एंड दी सर्टन ट्रेडिशनल स्किल्स हो गया, कुछ ट्रेडिशनल स्किल्स हो गए, कम्युनिटीज हो गई, ग्रुप्स ऑफ पीपल हो गई जो हमें रिप्रेजेंट करती है, उसके ट्रेडिशन के थ्रू रिप्रेजेंट करती है, कस्टम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती है, वो आपका स्किल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती है, वो आपका क्या हो गया, सारी चीजें आपकी कल्चरल हेरिटेज है, बट इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। वो किसके अंदर आती है? इनटेंजिबल। ये तो ये सारी चीजें हम करते तो है बट हम उसे टच नहीं कर सकते। टच बस किसे कर सकते हैं? एंशिएंट जो भी चीजें फिजिकली है उसे हम बस टच कर सकते हैं, दैट इज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। चलो नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज में आपका जो भी चीजें हमें विरासत में मिली है नेचुरल के थ्रू, वो क्या है? फौना, मतलब एनिमल्स जो भी हमारे आसपास है वो एक पहले से ही है, ठीक है, हमने नहीं बनाया, पहले से ही है। लाइक आपका फ्लोरा, देन आपका इकोलॉजिकल एंड दी जियोमोग्राफिक, मतलब जियोमोग्राफिक जो है और इकोलॉजिकल, इको जो हमारे इधर है, ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स में, वो ये सारी चीजें आपकी क्या है? नेचुरल हेरिटेज में। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमें विरासत में मिला है, फ्लोरा, फौना, इकोलॉजिकल, जियोमोग्राफिक, इसे हम सस्टेन कैसे कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम तक हम इसे कैसे अलाइव रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक कैसे हम अलाइव रख सकते हैं, क्यों इसे अलाइव रखना इंपॉर्टेंट है? देखो, अलाइव रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि नेक्स्ट जनरेशन इसे पढ़ सके, बट इसे नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ने के लिए इसे क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को पता हो, इसके लिए प्रिजर्व किया जाता है हमारे हेरिटेज को, और जिसके लिए UNESCO ने ये जिम्मेदारी ली है कि जितने भी हम क्या करेंगे, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ये एक है, ठीक है, UNESCO, एंड इन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हम वर्ल्ड हेरिटेज को डिक्लेयर करेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज में क्या क्या आएगा उसे हम देखेंगे। So UNESCO, the global organization, announced that some directives of the objective of promoting the culture and the natural heritage, कल्चर और नेचुरल हेरिटेज को मेंटेन रखने के लिए, प्रमोट करने के लिए UNESCO ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिसके कारण से वर्ल्ड हेरिटेज में जितनी भी साइट्स और ट्रेडिशन है वो इसके थ्रू क्या होती है? देखी जाती है, एंड ऑल्सो बता दी गई कि ये वर्ल्ड हेरिटेज है। आपके बुक में आई थिंक आप देखने के लिए जाओगे, पेज नंबर 18 पे आप देखना, ऑरेंज कलर का एंड पिंक कलर का आपके बॉक्स में लिखा गया है कि कितने आपके इंटेंजिबल हेरिटेज है और कितने आपके टेंजिबल हेरिटेज है, क्या क्या वर्ल्ड हेरिटेज है, वो सारी चीजें आपको लिखी गई है, ठीक है। तो वो जो बॉक्स में ना पिंक कलर के एंड या ऑरेंज कलर के बॉक्स में, उसे जरूर पढ़ लेना। वैसे उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ईयर पूछ लिया जाता है, या फिर इस ईयर में कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज था वो आपको पूछ लिया जाएगा, तो उसे एक बार जरूर पढ़ लेना। चल, UNESCO में ये फाउंड किया गया था कि नेचुरल हेरिटेज में वेस्टर्न घाट को सबसे ज्यादा प्रमोट किया गया है, एंड वेस्टर्न घाट में आपका खास प्लेट्यू को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया, जो खास प्लेट्यू आपका सातारा में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सातारा में है। सो नॉट ओनली द UNESCO, आपके और भी बहुत सारे कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई, लाइक आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द इंडिया स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो आर्कियोलॉजी के थ्रू हिस्ट्री को फाउंड करके उसे क्या करती है? उसे प्रिजर्व करती है, कल्चर एंड द नेचुरल जितनी भी चीजें, उसे हेरिटेज को प्रिजर्व करती है, मैनेज करती है, ठीक है। प्रिजर्व भी वही करेगी और मैनेज भी वही करेगी। सो INTACS, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर द आर्ट्स एंड द कल्चरल हेरिटेज इज एन फील्ड ऑफ विच इज एक्टिवली, मतलब ये एक्टिव काम करती है अपने फील्ड में, ताकि ये वर्ल्ड हेरिटेज को मेंटेन रख सके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट, the work of and conservation and the preservation of the culture। देखो, कल्चर
जो भी हमारा है और नेचुरल चीजें जो भी हमें विरासत में मिली है, इसे कंजर्व करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का हमें ध्यान रखना है। व्हाट आर दैट इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट आर दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे सोशल, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजों अप्लाई होती है, बट इससे ज्यादा और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आपका है, the operation necessary for the conservation and preservation development of the heritage sites can handle without causing any change in the original state। हम जब चीजों को कंजर्व करेंगे या प्रिजर्व करेंगे, ये जितने भी हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन, ये अगर कंजर्व या प्रिजर्व कर रही है, ठीक है, तो इसका एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है, ये उनके ओरिजिनल सिटी को कोई भी चेंज ना करे। मतलब ये नहीं कि हाँ, हम अगर ये जैसे सातारा में, हम सातारा डिस्ट्रिक्ट में हमने क्लास प्लेट्यू देखा, चलो उसे पूरा फेंसिंग कर देते हैं, मतलब पूरा घेर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं किया जाएगा। आप मतलब उन्हें कह, वो एक इस मोटिव से काम करते हैं, हम कंजर्व या प्रिजर्व करेंगे, बट ओरिजिनल स्टेट में कोई भी चेंजेस हम नहीं लाएंगे। ये नहीं कि यस ये है तो उसे चलो एक काम करते हैं, पूरा ही डेवलप करने के चक्कर में या फिर प्रिजर्व करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, पूरा उसे कवर कर देते हैं। हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल, the local social structure and the psychological of the local people, changes faced by them is present situation and their expectation can be surveyed in detail। that means कि एक जो social group है, फिर तो सुनो, the local social structure, local में जो social structure है या फिर psychological आपका जो भी local thoughts है, उसके दिमाग जो भी चेंजेस वो फेस कर रहे हैं, उनका प्रेजेंट सिचुएशन में या फिर उनके एक्सपेक्टेशन में वो सर्वाइव डिटेल लाएगा। दैट मीन्स कि ये जो पीपल्स है, अगर ये कोई भी चेंजेस को देख रहे हैं, ठीक है, तो इनका एक्सपेक्टेशन को हम हर्ट नहीं कर सकते कि यस हम इस जगह पे रहते हैं, लोगों ने क्या किया, वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे इसे क्या किया, वर्ल्ड हेरिटेज में सोच करके उसे कंजर्व कर लिया पूरा का पूरा एंड कवर कर लिया। नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। कंजर्व और प्रिजर्व का मतलब ये नहीं होता कि पूरा उस ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा, नहीं, आप उसे वर्क कर सकते हो, बट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके। Third point, due to the precaution can be taken to avoid hurting sediment of the people by condemning। मतलब ये यही करे कि आप लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करके आप कोई भी चीज को इन्वेंट वहां नहीं कर सकते, या फिर आप वहां पे कंजर्व या फिर प्रिजर्व वहां पे के लोगों को हर्ट करके नहीं कर सकते, ताकि आप बस इजाजत लेकर के कर सकते हो, उन्हें बता करके कर सकते हो। डायरेक्टली आप उन्हें सेंटिमेंट से उनके हर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेटेड। मतलब उन लोकल पीपल भी क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज को ला सकते हैं, कैसे हम इसे कंजर्व करें या प्रिजर्व करें। अगर वो पीपल ला रहे अपने आइडियाज को, हम उसे सिस्टमैटिक प्लान्स में ला सकते हैं, एंड ऑल्सो जितने भी एक्सपर्ट्स है वो जो लोकल पीपल के आइडियाज अगर ला रहे हैं, तो हम उन्हें बेस्ट वे दे सकते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि यस आप अपने जो लाइवलीहुड आपने यहाँ पे इतने साल बिताया है, आप जानते हो यहाँ पे क्या बेटर है, तो हम उन्हें अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जॉब्स का भी, एंड उनके आइडियाज को हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, उनकी स्किल्स को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस आर दी पॉइंट्स। चलो थर्ड पॉइंट एंड आज का लास्ट का जो टॉपिक और ये चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, द अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर पास्ट। अप्लाइड हिस्ट्री और अपने पास्ट प्रेजेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पीपल ऑफ्टन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। पीपल हमेशा पूछते हैं प्रैक्टिकल वैल्यू हिस्ट्री का। हिस्ट्री हम पढ़ते हैं बट उसका प्रैक्टिकल में क्या वैल्यू है उसके बारे में जानना है। द आंसर्स टू द क्वेश्चन अबाउट द नेचर अप्लाइड हिस्ट्री, आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। अप्लाइड हिस्ट्री का क्वेश्चन जो भी है प्रेजेंट में हम उसे आंसर देते हैं। The visible and the invisible relics of the past exist in the present। मतलब जितने भी विजिबल हो या इनविजिबल हो या विजिबल हो, पास्ट की जितने भी चीजें हम उसे रिलेट करके प्रेजेंट में क्या करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, चीजों को कॉन्ट्रोवर्सी ना करके हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एंड उसके ऊपर वर्क भी करते हैं। ओके, चलो we nature some kind of the curiosity attractions toward them. We wish to know more about the history because of the represent the creative thoughts and the tradition of our ancestors
हमें हमारे एंसेस्टर्स ने ये जो कल्चरल है, नेचुरल हेरिटेज, कल्चर हेरिटेज के बारे में जो भी इतनी चीजें हमें बताई है, क्यों बताई? फ्यूचर जनरेशन को समझने के लिए। ठीक है, तो यहां तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया, आई थिंक सो। अब हम लोग लास्ट देखते हैं। चल, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग द बिल्डिंग ऑफ आवर आइडेंटिटी। हमने देखा कि एंसेस्टर्स हमें बस कुछ नहीं, एंसेस्टर्स हमें फ्यूचर जनरेशन को बताने की कोशिश करी कि पहले ऐसा था, या फिर आज के डेट में जो आप भी अगर कुछ कर रहे हो तो ये बस एक फ्यूचर जनरेशन को बताएगी। अब फ्यूचर जनरेशन उससे रिलेट करेगी कैसे? ओन आइडेंटिटी से। आज हमारा जो भी सरनेम है, नेम है, वो एक हमें क्या मिला है? वो सरनेम जो है वो हमारा क्या है? एक हेरिटेज में आता है, वो भी एक आपका विरासत में आपको सरनेम मिला है, तो वो आपका क्या है? आपका एक ओन आइडेंटिटी है, ओरिजिन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज applied history is concerned with the preservation and the conservation of our heritage, and it makes accessible to the people. That means प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन अप्लाइड हिस्ट्री को मदद करती है लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। इट हेंस इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट for the future, for benefit as well as the benefit of future generation. इसलिए अप्लाइड हिस्ट्री हमें, जितनी भी पब्लिक हिस्ट्री है, वो एक प्रिजर्व रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए। नेचुरल हो या कल्चर हो, इंटेंजिबल हो, टेंजिबल हो, कंजर्व के रखना चाहिए, ताकि हमें फ्यूचर जनरेशन को हम क्या कर सके? नरेट कर सके एंड उसे बेनिफिट उनको मिले। चल, नेक्स्ट इज दी हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। हमारी जितनी भी नेचुरल हेरिटेज है, या फिर आप कह लो कल्चरल हेरिटेज हो जाए, नेचुरल हेरिटेज हो जाए, ये हेरिटेज मैनेजमेंट भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। तो यहाँ पे आपका थर्ड टॉपिक होता है खत्म, एंड ये जो थर्ड चैप्टर है अप्लाइड हिस्ट्री, ये भी होता है फिनिश। आई रियली होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। और ये है फ्यू क्वेश्चंस, इसके आंसर आपको कमेंट में देने। हर चैप्टर के बाद, मैंने अभी तक जितना भी चैप्टर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ाया है, इस पॉलिटिकल साइंस में, हर चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चंस मिला है। क्वेश्चंस का आंसर जो भी बच्चों ऐसा पढ़ लेते हैं पूरा, वो कमेंट में जरूर देते हैं, तो आप भी जरूर देना। द नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, पुणे, कोलकाता या फिर गुजरात। सेकेंड क्वेश्चन, ह्यूमैनिटीज इंक्लूड द डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड डैश, एंथ्रोपोलॉजी या फिर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ऑल ऑफ अबव। एंड वन मोर थिंग, जो भी बच्चे का क्वेश्चन आएगा, ये एंथ्रोपोलॉजी क्या है, चैप्टर नंबर 1 जाके देखो, वहां पे अच्छे से बताया मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, इप्टोलॉजी क्या है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो इसलिए मैंने आपको इस चैप्टर में नहीं बताया कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है। तो डोंट से कि मैम आपका इसका मीनिंग आपने नहीं बताया, क्योंकि मीनिंग ऑलरेडी आपको पता है, ऐसा मुझे पता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि जब पहला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, तो मीनिंग आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे आपका थर्ड चैप्टर समाप्त होता है। एंड नेक्स्ट जो भी आप नेक्स्ट, आई थिंक आपको सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 मिलेगा। ठीक है, वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 2। एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको जितने भी वीडियोस आते रहे आपको पता चल सके कि यस। एंड वन मोर थिंग, बच्चे पार्टी, ये जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज शुभम झा क्लास 10। यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो। बट जैसे ही आप क्लास देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, आप एक बार टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ लेना। और टेक्स्ट बुक में जो येलो लाइन, ऑरेंज बॉक्स, येलो बॉक्स, पिंक बॉक्स में जो भी चीजें लिखी है, उसे भी जरूर पढ़ना। एक और वीडियो आपका इस चैप्टर पे बनेगा अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब वो जो बॉक्स में लिखा गया उसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए, वो भी आपको समझा दिया जाएगा। बट आपको इतना तो समझ में आएगा, हेरिटेज मैनेजमेंट मतलब जो भी आपको विरासत में चीजें मिली, आप उसे मैनेज कैसे करोगे, ये उसे कंजर्व एंड प्रिजर्व हम क्यों करते हैं, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन को बता सके, फ्यूचर जनरेशन भी इसके बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लाइक करना वीडियो को अगर पसंद आया हो, एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा वो वीडियो, एंड ऑल्सो कमेंट करके आंसर जरूर बताना। थैंक यू सो मच।